चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभातम। जितने बच्चे हैं सबको साध्य पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो हमने कल नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ी थी, उसके आज एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। और जो थ्योरी पोर्शन अगर कहीं से छूट गया होगा, अगर सामने वाले एग्जाम में अगर पूछा गया, चाहे वो सीजी टेट हो या जितने भी एग्जाम है ना, केवीएस, एकलव्य, नवोदय स्कूल, हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जहाँ भी ये प्रश्न आए होंगे उससे संबंधित चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 पे आधारित होंगी। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? ए 1986, बी 1988, सी 1968 और डी 1964। चलिए, कल की क्लास अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर, मैंने बोला था कि रिवाइज अगर आपने किए होंगे तो थोड़े से हिंट होगा आपके माइंड में, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, ठीक है, वो कब बनी थी, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या हो जाएगा? चलिए, 1986, 1988, 1968 और 1964 क्या हो जाएगा? आइए, चलिए, क्लियर है? बिल्कुल जी हाँ, क्या हो जाएगा? 1968, 1968 में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में एक नीति लाई थी, जिसको क्या बोले थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये पहली शिक्षा नीति थी। उसके बाद सेकेंड कब आया था? 1986। वर्तमान में कौन सा नंबर का है? 2020 है ना, जो कि तीसरे नंबर की है। अभी जो आई है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जगह में नई शिक्षा नीति। क्या है? नई शिक्षा नीति 2020। तो क्लियर है? पहली बार आया था 1968 में, दूसरी बार आई थी 1986 में। जब ये आई थी तो ये इंदिरा गांधी की सरकार में, ये राजीव गांधी, और ये अभी आई है वो सबको पता है मोदी जी की सरकार में है, ठीक है। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 और यही आज का टॉपिक है, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में बनी नई शिक्षा नीति 2020 किस तिथि को? अब हम लोग को सबको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को ही है, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ए 29 जनवरी 2019, बी 29 जून 2020, सी 29 जुलाई 2020 और सी 29 जनवरी 2020। एक एक प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी पे आधारित है। तो चलिए, प्रश्न का आंसर दीजिए कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये किस तिथि को घोषित हुई थी? बहुत बढ़िया, कब हुई थी? 29 जुलाई 2020 को सरकार घोषणा की है कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी, कब? 1986, 34 साल बाद उसमें संशोधन हुआ, घोषित हुई, और 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा या शुरुआत हो चुकी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल जी हाँ, सबका सही है। और अगला आंसर है तीसरा प्रश्न। भारत में जो नई शिक्षा नीति बनी है, ये नई शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद आई है? ए 24 वर्ष, बी 34 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। जितने बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन है ना, सबसे एक प्रकार से खुशखबरी है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ सीडीपी की एक बुक है ना, बहुत अंतिम पड़ाव पे है, ये बुक बनने वाली है, हर बुक स्टोर पे अवेलेबल होगी, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ 2005, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, जितने भी हैं है ना, चाहे के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट हो, बिल्कुल उस पर होगी। खेल तथा योग शिक्षा, जो कि हॉस्टल वार्डन पे सिलेबस है, ठीक है, ये भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि थ्योरी के साथ है ना, थ्योरी के साथ क्या है? 30 प्रैक्टिस सेट। तो बिल्कुल थ्योरी के साथ 30 मिलेगा, और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो सी टेट, सीजी टेट, प्री बीएड, प्री डीएड, सहायक शिक्षक भर्ती, या फिर बोलूँ मैं केवीएस, एकलव्य और नवोदय के जो अभी तक के एग्जाम हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी है ना, 34 वर्ष बाद। क्योंकि इससे पहले कब आई थी? सबसे पहले 1968 के बाद 1986, देन 34 साल बाद कब आई? 2020। तो जो नई शिक्षा नीति है वो 34 वर्ष बाद है ना हमारे सामने प्रस्तुत की गई, जो शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा बालकों के विकास के लिए लाई गई थी। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इजी है कि नई शिक्षा नीति किस संरचना पर आधारित है?
एक संरचना होता है, एक फ्रेमिंग होता है। जैसे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे आज से मतलब 2020 के पहले, तब जब 2020 के जितने भी बालक बालिकाएं पढ़े हैं उसके में 10+2 लिखा है। अब जो संरचना बनी है इसमें कौन सी संरचना होगी? ए 5+4+3+3, बी 5+3+4+3, सी 5+3+3+4 या डी 5+3+4। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 5+3+3+4 ये नई संरचना है। इस 5 का मतलब है कि आप बालवाड़ी शिक्षा ग्रहण करेंगे 3 साल, है ना। जो KG1 KG2 या PP1 PP2 PP3 होता है, चुंगू मुंगू लोग जो पढ़ते हैं, इसमें 3 साल क्या करेंगे? ये प्ले करेंगे, है ना। आंगनबाड़ी में जाएगा, नंदन घर में जाएगा, खेलेंगे। बाकी 2 साल क्या करेंगे लोग? क्लास 1 तथा क्लास 2 की पढ़ाई करेंगे। तो ये 5 साल इसमें व्यतीत करेगा और इस समय बालक का उम्र होगा 3 वर्ष, है ना। तो 3 वर्ष से स्टार्ट होगा, वो जाएंगे बालवाड़ी शिक्षा। तो 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष तक वो क्या करेगा? खेलेगा। फिर जो 2 वर्ष है 6 साल तक को पहुंच जाएगा इस क्लास में, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो 3 है, ये 3 क्या बोलता है? क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इसके बारे में बताता है। इसके बाद जो 3 है वो क्या बताता है? 6वीं 7वीं 8वीं। फिर ये जो 4 है वो बताता है 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार की संरचना बनाई गई है जो कि नई शिक्षा नीति इस संरचना की बात करती है। चलिए, 5वां प्रश्न आपके सामने है कि जो भारत में नई शिक्षा नीति आई है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखो, हर चीज़ की एक कमेटी होती है ना। जैसे हमारे यहाँ भी साध्य PSC अकेडमी के अध्यक्ष तो नहीं, डायरेक्टर बोलेंगे, है ना, क्योंकि अध्यक्ष शब्द मतलब चेयरमैन हर जगह उपयोग नहीं ला सकते, उसके कई सिनोनिम्स होते हैं। तो यहाँ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, है ना। तो क्या हो जाएगा? ए यशपाल समिति, बी कोठारी आयोग, सी के कस्तूरी रंगन और डी नरेंद्र मोदी जी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी। चलिए, नरेंद्र मोदी की जो टीम है, कैबिनेट में जो टीम है, वो थिंकिंग टैंक की तरह काम किया है ना। जब तक वो लोग बोलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। तो बिल्कुल, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन किया था? के कस्तूरी रंगन। और ये कौन है? इसरो के चेयरमैन, ठीक है, इसरो के चेयरमैन थे, है ना। बिल्कुल, ये भूतपूर्व इसरो के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन। कोठारी आयोग ने क्या किया था मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। यशपाल समिति ने क्या किया, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, नई शिक्षा नीति लागू होने के कितने वर्ष के बाद जो GER है, सकल नामांकन अनुपात 100% निर्धारित किया जाएगा? ए 2020, बी 2025, सी 2030 और डी 2050। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी हाँ, सबका आंसर सही है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है GER, कि जितने भी गांव में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं होंगे, वो गांव में इधर उधर नहीं घूमना है, उनको कहाँ रजिस्ट्रेशन होना है? बिल्कुल, उनका जो इनरोलमेंट है, नामांकन है, वो स्कूल में होना चाहिए। तो जितने भी 6 से 14 वर्ष के, अब नई शिक्षा नीति में कितना है? 6 से 18 वर्ष। तो जितने 6 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं, 2030 तक टारगेट रखा गया है कि इसको कितना करना है? 100% करना है। तो बिल्कुल GER अभी तो फिलहाल 94 है। हाल ही के जो आर्थिक सर्वेक्षण आई 2023-24 में, उसमें जो प्राइमरी का जो GER है वो 94 और मिडिल का 96 है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको कितना करना है? 2030 तक 100%। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति में एक शब्द है जिसकी बारे में मैंने कल चर्चा की थी, परख, ठीक है। अब ये परख क्या चीज़ है, इसका मैंने कल फुल फॉर्म बताया था, परख। और एक एक शब्द आपसे पूछ सकता है कि परख में आर का क्या मतलब है, के का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है। एच मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, के मतलब नॉलेज। ये परख क्या एक आकलन है? परख एक संस्था जो पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। क्या ये परख सिलेबस डिसाइड करेगा, है ना? क्या ये आकलन करेगा? कि परख एक समिति है जो विद्यालय को ग्रेडिंग देगा, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी को NAAC की टीम ग्रेडिंग देती थी, A+, B+, C+ या A, है ना, या A++, वैसी क्या ये ग्रेडिंग देगी? क्या परख एक सुव्यवस्थित संस्था जो नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से क्या संचालित करेगी? क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये आकलन करने के लिए एक कमेटी है ना, ये डिसाइड करेगी संस्था कि कैसे आकलन करना है। और आकलन के लिए सबसे सुव्यवस्थित है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो जो परख को याद रखना है क्या है, एक आकलन है, और ये क्या करेगा, बच्चों का आकलन करेगा, सबसे पहले उसका डायग्नोस्टिक करेगा, फिर उसको रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा कि बच्चे को देखेगा कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहाँ पे आ रही है ना। कई बच्चों को पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता है ना, या लिखना आ रहा है पढ़ना नहीं, बोल नहीं पा रहा है, तो उसको देखेगी है ना। आकलन करने के तरीके में बदलाव किया जाएगा। कल मैंने बताया था 3 तरीके से अब आकलन होगा। पहला आकलन सेल्फ असेसमेंट रहेगा, तो पहला सेल्फ असेसमेंट, फिर फ्रेंड और फिर टीचर। तो ये असेसमेंट का जो तरीका कौन बनाएगा, परख बनाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में व्यय किया जाएगा, कितना किया जाएगा, बहुत बढ़िया, मतलब पूरा नई शिक्षा नीति समझ आ गया। ठीक है, कितना प्रतिशत, 6% टोटल जीडीपी का है ना, सकल घरेलू उत्पाद का। जैसे कि यहाँ हमारा टोटल टर्नओवर मान के चलो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ का 6% किस में खर्चा करेंगे, शिक्षा में खर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 1 वर्ष स्नातक के बाद कौन सा कोर्स आपको देगी, ए सर्टिफिकेट, बी डिप्लोमा, सी डिग्री और डी पीएचडी, है ना। तो क्या देगी, ठीक, ये लिखा है पीएचडी। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 अगर आप 1 वर्ष का कोर्स लेते हैं, जो ग्रेजुएशन है, जो स्नातक है, कितने साल का हो चुका है, 4 वर्ष, है ना। 4 वर्ष मान के चलो, 1 वर्ष लोगे तो क्या देगा, सर्टिफिकेट, 2 वर्ष लोगे तो क्या करेगा, डिप्लोमा, 3 वर्ष करोगे तो, और 4 वर्ष में रिसर्च देगा, है ना, या पीएचडी देगा। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति बात करता है ग्रेजुएशन के लिए, जबकि हमने 5+3+3+4 वाली संरचना में स्कूली शिक्षा को देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत एनसीटी तथा यूजीसी को समाप्त कर दी गई है। इसके जगह पर कौन सा एक नया विश्वविद्यालय मंच या संस्था बनाई गई है, ए मेरू, बी शेरू, तीसरा क्या है बेरू, और डी नेहरू। चलिए क्या हो सकता है, चलिए मेरू का फुल फॉर्म, हाँ ठीक, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के तहत जो एनसीटी होती थी, है ना, जो अभी तक टीचरों की योग्यता या टीचरों से संबंधित जितने भी जो नियम कानून थे ये बनाती थी, है ना। जो यूजीसी होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो विश्वविद्यालय या कॉलेज से संबंधित नियम कानून बनाते थे। अब इनको समाप्त कर दिया जाएगा और इनके जगह में क्या, मेरू की स्थापना की जाएगी, और ये मेरू ही अब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, इसके लिए नियम कानून बनाएगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति बालवाड़ी शिक्षा की व्यवस्था करती है। इसमें बालकों का उम्र क्या होगा, ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 6 वर्ष। क्या हो जाएगा, बालवाड़ी शिक्षा मतलब आंगनवाड़ी शिक्षा या नंदनघर शिक्षा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें बालकों कहने का मतलब है, आरटी में एक परिभाषा दिया है, बालक, है ना। तो बालक का मतलब क्या है, 6 से 14 वर्ष के लड़के तथा लड़कियां। अब यहाँ बालक का मतलब लड़के लोग ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं है ना, बालक मतलब 6 से 14 वर्ष के लड़के और लड़कियां। तो बिल्कुल यहाँ पे उम्र क्या होगी, 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं होंगे वो बालवाड़ी शिक्षा ग्रहण करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, वोकेजनल कोर्स या वोकेजनल एजुकेशन जो शुरू होगी, वह किस कक्षा से प्रारंभ होगी, ए क्लास 6, बी क्लास 9, सी क्लास 11 और क्लास 3rd। चलिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल जी हाँ, क्या हो जाएगी, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो संरचना है ना, 5+3+3+4, तो यहाँ जो संरचना है वो क्या है, क्लास 6, 7 और 8। तो इस क्लास 6वीं से क्या की जाएगी, वोकेजनल कोर्स शुरू किया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। और इस व्यावसायिक शिक्षा में क्या होगा, सिलाई, जिनको सिलाई करने में इंटरेस्ट है एक सब्जेक्ट सिलाई करेगा, जिनको कढ़ाई करने में इंटरेस्ट है कढ़ाई करेगा, जिनको माली गार्डनिंग करना है माली करेगा, जिनको इलेक्ट्रॉनिक सीखना है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा चीज़ है ना। अभी वो क्लास 10वीं के बाद होता है ITI, वो अभी 6वीं क्लास में हो जाएगा, तो कम से कम रोजगार के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जैसा करना चाहेगा वैसा कर सकता है। कंप्यूटर कोडिंग कहाँ सिखाया जाएगा, यहीं पे। ठीक है, तो कंप्यूटर कोड भी क्लास 6 से सिखाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। मतलब जो अभी C+C ऐसा सीखते हो ना, वो प्रोग्रामिंग जितना भी है 6वीं 7वीं 8वीं से सीख जाओगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर जितने बच्चे थे क्या हो जाएगा, 6वीं क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू की जाएगी।
13 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक विदेशी भाषा, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना अनिवार्य है या किस संरचना पर आधारित है? A5, B3, C2 और D4। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हो जाएगा क्या? 4। यहाँ पे एक क्या करना है? फॉरेन चलिए तो क्या हो जाएगा? फॉरेन लैंग्वेज कहाँ सीखेंगे? इस 4 वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखेंगे? रीजनल लैंग्वेज। अगर यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज या मातृ लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, मदर टंग, तो बिल्कुल तीसरे में जाएंगे, है ना। यहाँ एक नेशनल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और यहाँ क्या सीखना है? जितने भी 22 भाषा है उस 22 भाषा में एक सीखना है। अब 22 भाषा में अंग्रेजी शामिल है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि क्या प्राइमरी स्टेज में अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है, तो बिल्कुल अब नहीं है। तो जो अभी जो क्लास 5 तक चलती थी, एक इंग्लिश की बुक आती थी क्लास 5 तक, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन संस्कृत है 22 भाषा में, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्या करेगा? 3 में एक जितना भी 22 भाषा है जो हमारे संविधान में, उसमें से एक भाषा सीखेगा और ये जो 4 है इसमें क्या सीखेगा? एक फॉरेन लैंग्वेज सीखेगा। इस जब फॉरेन लैंग्वेज सीखेगा इस समय, तो इसी स्ट्रक्चर में संस्कृत भी सीख सकता है इंसान। जैसे कोई मान के चलो गणित पढ़ रहा है, गणित के साथ मन किया तो एक अर्थशास्त्र उठा लिया, एक जीव विज्ञान उठा लिया, पॉलिटी उठा लिया, अब उनका मन किया मैं संस्कृत पढ़ूंगा, तो संस्कृत पढ़ सकता है, ठीक है। तो बढ़िया सुविधा है। जो मिक्स मिसलेनियस है ना सब्जेक्ट, अभी तक क्या होता था? आर्ट वाले ही पढ़ेंगे अपना, कॉमर्स वाला अपना पढ़ेंगे, साइंस वाला अपना पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मिसलेनियस सब्जेक्ट है, स्ट्रीम यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है, स्ट्रीम की व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन मिसलेनियस सब्जेक्ट चुनने की क्षमता कहाँ है? इस 4 वाले स्ट्रक्चर में। जिससे अभी तक होता था ना 11वीं क्लास में होता था वो चीज़, है ना। तो अब वो कौन सा क्लास में जाएगा? 9th क्लास में। चलिए तो ये अच्छी पहल है। नई शिक्षा नीति के तहत किस चरण में परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई? A फंडामेंटल स्टेज, B इंटरनल स्टेज, C मिडिल स्टेज और D हाई स्कूल स्टेज। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। जो अभी तक एग्जाम प्रणाली चल रही थी क्लास 1 या क्लास 2 के लिए, तो वो अब जो है फंडामेंटल स्टेज या मूलभूत चरण या आधार स्टेज में क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर मूलभूत चरण था, बिल्कुल सही जवाब था। और ये अगली प्रश्न है आपके लिए कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली शुरू की गई है? A क्लास 6, B क्लास 8, C क्लास 9वीं और D क्लास 11th। सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो चुका है, एनुअल एग्जाम ख़त्म। अब ये किस क्लास से शुरू हो चुका है? कल ही बताया था, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? कक्षा 6वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई है? चलिए बताइए। कक्षा 5वीं तक, सॉरी कक्षा मिडिल स्टेज मतलब क्लास 2री तक कोई परीक्षा नहीं है ना। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में कहाँ पे चेंजेस लाया गया है? बिल्कुल, तो बिल्कुल क्लास 9th में जो चौथा स्ट्रक्चर था 5+3+3+4, तो जो 4 वाली स्टेज है क्लास 9वीं, यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है? एनुअल एग्जाम खत्म करके सेमेस्टर। और सेमेस्टर एग्जाम जब होगा तो साल में कितने बार एग्जाम? 2 बार, है ना। तो जितने जो भाई B.Ed वीएड किए होंगे उनको पता ही होगा कि सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है। 6 महीना पढ़ो और फिर एग्जाम दिलाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, और अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखती है? वैसे भी सूची है ना, सूची ऑलरेडी संविधान में मौजूद है, लेकिन नई शिक्षा नीति में भी इसकी चर्चा कर दी गई है ना। तो नई शिक्षा नीति के तहत बोला जाए या फिर संविधान के तहत बोला जाए, और जो शिक्षा का विषय है वो किस सूची में शामिल है पूछा गया? A संघ सूची यूनियन में, या B स्टेट में,
सी समवर्ती और डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची कहने का मतलब यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा हमारा जो विषय है, एकलव्य स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। भले ही हमारे यहाँ मौजूद है, वो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान जगह जगह है ना, लेकिन उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ के सिलेबस से लेके यहाँ तक कौन सा पानी पिलाना है, ये सब नियम कानून को बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमारा राज्य स्टेट, हमारा सरकार, उसके लिए भी नियम कानून बना सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि अभी स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, तो स्वामी आत्मानंद केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, वो भूपेश बघेल सरकार की पालती है ना। तो बिल्कुल आत्मानंद क्या है? वो एक सब्जेक्ट है, मतलब शिक्षा का ही सब्जेक्ट है, जिसको राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। तो हम देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्र सरकार विषय बना रही है और यहाँ आत्मानंद के लिए कौन बना रही है? राज्य सरकार। मतलब शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पार्टिसिपेशन कर सकती है। इसलिए किसका सब्जेक्ट है ये? समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की किस मूल्यांकन की बात करती है? हमने बहुत सारे कल टाइप से देखे मूल्यांकन के, और ये किस टाइप के मूल्यांकन की बात करती है? ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी योगात्मक मूल्यांकन, सी ये दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। समेटिव, ऊपर फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, ये दोनों बोथ, और डी नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। ये फॉर की बात करता है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना दो शब्द, अधिगम के लिए आकलन का क्या अर्थ है और अधिगम का आकलन का क्या अर्थ है, दोनों कई बार पूछा जा चुका है। अधिगम के लिए आकलन मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जब किसी बालक को पढ़ाया जाते रहता है और उस समय उसका असेसमेंट करते रहोगे आप, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम के लिए आकलन। उस समय ड्यूरिंग लर्निंग बच्चा सिखाई रहे हो, जैसे मैं कल ही पढ़ाया हूँ, आज आपको MCQ करा रहा हूँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही करा रहा हूँ। फाइनल में जो होगा तो हो गई, तो फाइनल में जो होगा वो क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। ये कौन लेगा? व्यापम लेगा। लेकिन मैं जो अभी कर रहा हूँ वो क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन। तो यही बोलता है कि बच्चे को जब हम लोग स्कूल में सिखाएंगे तो उनको रचनात्मक मूल्यांकन पे जोड़ देंगे। योगात्मक मूल्यांकन फाइनल होता है ना, फाइनल होता है समेटिव असेसमेंट। लेकिन जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फॉर लर्निंग के लिए होता है, अधिगम के लिए आकलन। और ये क्या होता है? अधिगम का आकलन, ठीक है। तो हमको अधिगम का आकलन नहीं करना है, बच्चे को पढ़ते पढ़ते ही सिखाना है, उसमें सुधार लाना है। अब आपको जो चीज़ समझ नहीं आया होगा, कल मान के चलो किसी चीज़ पे छूट गया होगा कोई फैक्ट, आज उसको इंप्रूवमेंट कर लोगे तो बढ़िया चीज़ है। अब मैं मान के चलो आखिरी में एक बार होगा जब एग्जाम, तो उस समय कन्फ्यूज जाओगे कि सेमेस्टर एग्जाम 9वीं में हुआ था कि 6वीं में हुआ था, ओकेजनल कोर्स है 6वीं में हुआ था कि 3री में हुआ था, तो वहाँ पे दिक्कत है। लेकिन अभी उसमें क्या कर सकते हो आप लोग? इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो समझ आ गया अधिगम के लिए आकलन मतलब पढ़ते पढ़ते सीखना और उसी में सुधार करना, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ए अंतरिक्ष विभाग, क्या हो जाएगा? क्या नाम रख दिया गया है? MHRD पहले हुआ करता था, है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब नाम बदल दिया क्या? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आप टीचर बनने वाले हो और किस विभाग के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला जाता था, अब ये किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। एक स्पेशल न्यूज इसको भी देख लेते हैं कि सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती की क्लासेस नियमित रूप से चल रही है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश या तो टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए हैं, तो बिना देरी किए हुए बिल्कुल आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या नई शिक्षा नीति 2020 किस कक्षा से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अधिगम को प्रस्तावित करती है? क्लास 1, क्लास 9, क्लास 11 या ग्रेजुएशन?
रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज, है ना, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा किस क्लास से शुरू की जाएगी? क्लास 1, क्लास 9, क्लास 11 या ग्रेजुएशन? क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? क्लास पहली क्लास, है ना। तो क्लास पहली क्लास को बिल्कुल मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अधिगम को प्रस्तावित करती है। ठीक है, चलिए। नई शिक्षा नीति भाषा स्तर की बात करती है। कम से कम सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। हिंदी में दिखेगा, नहीं तो इंग्लिश में दिखेगा, नहीं तो सीडीपी में पूछेगा, तीनों में कहीं कहीं पूछेगा। तो 2, 3, 1 या बहुभाषा? गलत कर डाले। कितना? त्रिस्तरीय, कल ही बताया। ठीक है, 3 स्तर पे बात करता है ना, त्रिस्तरीय भाषा की बात करता है, बहुभाषावाद की बात नहीं करता। ठीक है, तो अच्छा बच्चे लोग यही फंस जाते हैं कि 3 स्तर कौन कौन से है। तो पहला क्या है? मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, ठीक है, फिर नेशनल लैंग्वेज और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज। 3 की भाषा बात करता है और ये तीनों भाषा हम बालकों को क्या करेंगे? सिखाया जाएगा। बहुभाषा क्लास में सिखाना उनको, है ना। मान के चलो क्लास में हम लोग उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज करेंगे, उसको जब पढ़ाऊंगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायक शिक्षण सामग्री तब बताऊंगा। और ये कंप्लीट हुआ आपके 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, है ना। इसी से रोटेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं, बस घुमा फिरा के यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा आपको हर एग्जाम में लगभग। ये ओकेजनल कोर्स, सेमेस्टर एग्जाम या बालवाड़ी शिक्षा किस क्लास से शुरू होगी या किस उम्र से शुरू होगी, मतलब, या फिर नई शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई, यहीं से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कल पुनः मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक। कल शनिवार है क्या? कल शनिवार है। कल जितने भी हमने पढ़ाई किया है सीडीपी में हमारा चुका है पीसीएसी विकास तथा वृद्धि, जिसमें वृद्धि कहने का मतलब केवल और केवल शारीरिक विकास, और विकास कहने का मतलब पीसीएसी, शरीर का भी विकास, बुद्धि का भी विकास, है ना, और सामाजिक विकास भी और भावनात्मक विकास भी। आनुवांशिकता और पर्यावरण भी देखे हमने कि जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का आपके शिक्षा में, आपके विकास में कैसे प्रभाव पड़ता है। फिर मैंने बताया जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, जो कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं कि बच्चे का बुद्धि का विकास कैसे होता है। फिर मैंने बताया क्या, एरिक एच एरिक्सन, कोहलबर्गर, जीन पियाजे, जो नैतिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, नैतिक शिक्षा कैसे ग्रहण करता है। फिर हमने देखा भाषा विकास, भाषा विचार, है ना, जिसमें बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, जिसमें चॉम्स्की के कुछ सिद्धांत रहे, एलईडी के बारे में बात करता है ना। फिर उसके बाद किसने बताया था, और स्टीफन क्रेसन, है ना, स्टीफन क्रेसन बोलते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती है। फिर हमने देखा नई शिक्षा नीति एनसीएफ 2022-2020, है ना, और हमने क्या पढ़ लिया है, आरटी 2009, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल के जो एमसीक्यू सेशन होंगी 50 क्वेश्चन इस एमसीक्यू से पूछा जाएगा, तो बिल्कुल कल क्लास रिवीजन करके आइए। और इस 1 घंटे की क्लास में हम लोग कल 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। छोटी क्लास थी लेकिन बहुत इफेक्टिव क्लास थी। जुड़े रहेंगे आप लोग, जितने बच्चे जुड़े थे। थैंक यू सो मच। निपुण योजना, हाँ, इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग किए होंगे, ऐसा तो खत्म नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ना निपुण, हाँ, किए होंगे, कुछ ना कुछ किए होंगे इसके बारे में। नई शिक्षा नीति में ना, हाँ, नहीं समझ गया, नई शिक्षा नीति में ना वो चीज़ इंक्लूड नहीं किया, उसके बाद किए होंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, निपुण, है ना। तो याद रखना है इस चीज़ को कि देखो क्लास जो मूलभूत चरण था 5 साल, 5+3+3+4, तो जो 5 में एग्जाम खत्म हो चुका है। हालांकि इसके बारे में नई शिक्षा नीति में नहीं दी गई है, क्योंकि बाद में इसमें सुधार तो लाया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल उसमें एक निपुण योजना लाया गया है कि बच्चों को जो एग्जाम नहीं लेने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके बेहतरी के लिए। तो एक निपुण प्लानिंग या निपुण योजना लाई गई है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को।